दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस। मैं एडवोकेट शाह फैजल एक बार फिर आपके साथ। दोस्तों आज मैं आपके साथ मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन डिस्कस करूंगा। जबकि प्रॉपर्टी किराए पे दी जाती है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट का हाल ही का निर्णय जिसमें किराएदार से मकान खाली कराना मकान मालिक के लिए बहुत आसान बना दिया गया है, वो केस डिस्कस करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन से पॉइंट्स बताए हैं जिनके आधार पर मकान मालिक किराएदार से आसानी से मकान खाली करा सकता है, ये सब आपको बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस जो मैं डिस्कस करूंगा बहुत बड़ा रिलीफ मकान मालिक को दिया है। क्या रिलीफ दिया है ये सब बताता हूँ। शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप मेरी वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। दोस्तों शेयर भी कीजिएगा। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आप इसे वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा प्लीज। और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वीडियोस प्लस पीडीएफ फाइल वहां डाल रखी हैं। आप अगर तैयारी कर रहे हैं जुडिशरी की या एपीओ की या एलएलबी कर रहे हैं तो ये नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। और अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस भी मैंने वहां डाली हैं जो आपके बहुत फायदेमंद होंगी, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उससे फायदा उठाइएगा। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए इस केस के अंदर अपनी संपत्ति मकान मालिक ने किसी किराएदार को किराए पे दी, रेंट एग्रीमेंट बनाकर दी। देखिए रेंट एग्रीमेंट क्यों जरूरी होता है? जब भी कोई संपत्ति किसी को किराए पे दी जाती है तो बिना रेंट एग्रीमेंट के नहीं देनी चाहिए दोस्तों। क्यों? रेंट एग्रीमेंट बनाने का क्या फायदा होता है? रेंट एग्रीमेंट बनाकर स्टेटस डिफाइन हो जाता है कि आप लैंडलॉर्ड हैं और दूसरा टेनेंट है, आप मकान मालिक हैं और दूसरा किराएदार है। अगर ये नहीं बनाएंगे तो किराएदार कल को अपने आप को मालिक दर्शा सकता है। वो कह सकता है मेरा संपत्ति पर 12 साल से कब्जा है, मैं तो मालिक हो गया दोस्तों, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब भी कोई संपत्ति किराए पे दें तो 11 महीने का ही करा लें, लेकिन रेंट एग्रीमेंट जरूर करा लें ताकि स्टेटस बन जाए, डिफाइन हो जाए कि आप मालिक हैं और दूसरा किराएदार है। ठीक दोस्तों, अब इस केस के अंदर मकान मालिक ने अपनी संपत्ति किराए पे दी, बाकायदा रेंट एग्रीमेंट तैयार किया गया। टाइम पीरियड पूरा होने के बाद किराएदार मकान खाली नहीं करता और किराया भी नहीं देता, प्लस मकान मालिक से बदतमीजी करता है। मकान मालिक ने उसके ऊपर सूट फाइल किया, सूट फॉर पोजीशन, मुझे मेरी संपत्ति का कब्जा दिलाया जाए। और न्यायालय से दूसरा रिलीफ उसने और मांगा कि सर मुझे परमानेंट इंजंक्शन भी दिलाया जाए, मीन्स स्थायी व्यादेश भी दिलाया जाए। स्थायी व्यादेश क्या होता है? स्थायी व्यादेश होता है इस किराएदार से कहा जाए दोबारा मेरी संपत्ति पर कब्जा भी ना करे, ये इसे कहते हैं परमानेंट इंजंक्शन। तो मकान मालिक ने 2 रिलीफ न्यायालय से मांगे। ठीक, वाद चल ही रहा होता है कि भी मकान मालिक संपत्ति पर जाकर देखता है कि संपत्ति इस किराएदार ने खुर्द-बुर्द कर दी है, खिड़की तोड़ के दरवाजा बना लिया है या और नुकसान संपत्ति को पहुंचाया है। तो विवाद चलने के दौरान ही मकान मालिक न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है सर मुझे अपनी प्लेंट में मीन्स वाद पत्र में संशोधन करने की इजाजत दी जाए ताकि मैं डैमेजेस के लिए मांग कर सकूं। मेरा एक कॉज ऑफ एक्शन और अराइज हो रहा है जिसकी इजाजत मुझे दी जाए। ट्रायल कोर्ट उसकी बात नहीं मांगती, वो फिर रिक्वेस्ट करता है सर मुझे अलग से वाद करने की तो इजाजत दे दीजिए डैमेजेस के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए। ये बात भी न्यायालय उसके स्वीकार नहीं करता। इसको लेकर वो हाईकोर्ट जाता है, हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करता है, हाईकोर्ट भी नहीं मानता। क्यों ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट उसकी बात नहीं मान रहे हैं? इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के ऑर्डर 2 रूल 2 में स्पष्ट तौर पर बता रखा है कि आप जब किसी व्यक्ति के ऊपर वाद करते हैं तो जितने कॉज ऑफ एक्शन आपके पास हैं, जितने वाद हेतु आपके पास हैं, जो जो रिलीफ आप उस व्यक्ति से मांगना चाह रहे हैं वो अपने वाद पत्र में स्पष्ट तौर पर दर्शाइए। जैसे कोई संपत्ति किराए पे दी जाती है 2020 में, 2021, 22, 23 का किराया बाकी है, 2024 में मकान मालिक सूट फाइल करता है कि मुझे किराया दिलाया जाए। वो 2024 में जब सूट फाइल करता है तो 2023 का ही किराया किराएदार से मांगता है। वाद स्टार्ट होता है तो न्यायालय उसे सिर्फ 2023 का ही किराया दिलवाएगा, ना कि 2020 का, ना 21 का, ना 22 का, क्योंकि उसने न्यायालय से मांगा ही नहीं है। न्यायालय मान के चलता है कि उसने अपने रिलीफ को त्याग दिया है, रिलिंग्विशमेंट कर दिया है उसका। ठीक, तो न्यायालय अपनी मर्जी से रिलीफ नहीं देगा, तो उसे मांगना चाहिए था, उसने नहीं मांगा। अब ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में देखिए केस का नाम क्या था, यूनिवर्ड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इंदेव लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, 2024 सुप्रीम कोर्ट अभी का केस है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि वाकई में ट्रायल कोर्ट में इसने रिक्वेस्ट करी, इसकी रिक्वेस्ट ट्रायल कोर्ट ने नहीं मानी। हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करी मकान मालिक ने कि मुझे डैमेजेस के अलग से वाद करने की परमिशन दे दी जाए, न्यायालय ने उसकी परमिशन उसे नहीं दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि डैमेजेस का जो इसका रिलीफ है ये बाद में उत्पन्न हुआ, पहले उत्पन्न नहीं हुआ था, तो अलग से इसे इजाजत दी जानी चाहिए वाद करने की। तो न्यायालय मकान मालिक को इजाजत देता है अलग से सूट फाइल करने की डैमेजेस को लेकर। ठीक दोस्तों, इस तरीके से अपने आप में एक अनोखा निर्णय प्रावधान से अलग होकर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस के अंदर मकान मालिक से कह दिया गया
कि आप अलग से डैमेज को लेकर सूट फाइल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से मकान मालिकों के जो केस चल रहे होंगे वो अलग से, अगर वो न्यायालय से कोई रिलीफ लेना चाहते हैं वाद के दौरान ही, तो ये केस आप लगा सकते हैं और डैमेजेस की मांग या और कोई रिलीफ के लिए अलग से सूट भी कर सकते हैं। यह इजाजत सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक मकान मालिक को दे दी है दोस्तों, जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। चलिए, आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ आई हो दोस्तों। आई है, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।